एक खूबसूरत सी कहानी लुब्ना गज़ल की। नाम शरारत ही शरारत में। देखो न मुशी, दरवाजे पर कौन है? मैं क्यों देखूं? तुम खुद देखो कि कौन है। मशाल ने आरिस को गुस्से से कहा। देख ले न मुशी, प्यारी बहना, मैं पढ़ रहा हूँ ना, प्लीज़ जाओ ना, देखो कौन है। भाई, मैं नहीं देख रही, तुम खुद ही देखो। कमबख्तो, बाहर गर्मी में खड़ा इंसान मर जाए और तुम लोग सदा लड़ते मरते ही रहना। फ़ज़ा बेगम ने किचन से आते हुए कहा और दोनों बहन भाई को डांटा तो लाचार होकर बेचारे आरिस को ही उठना पड़ा दरवाज़ा खोलने के लिए। जी कौन? जी हम आपके सामने वाले घर में अभी एक दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ ने दरवाज़ा खोलकर तमीज़ से सलाम किया। सामने खड़ी दो लड़कियों ने नर्म लहजे में अर्ज़ करते हुए कहा, हम यहाँ देखने आए हैं कि आप लोग घर में हैं या नहीं, क्योंकि हमारी अम्मी जान आपके घर आना चाह रही थी आपसे मिलने, इसीलिए बेवक्त आपको तकलीफ़ दी। हाँ, तकलीफ़ तो बहुत दी है। मेरा मतलब है कि मैं तकलीफ़ की क्या बात है, आपका अपना घर है, जब चाहे आए। आरिफ ने मुँह बनाकर कहा। इस बिना वजह के आने की से आरिफ साहब काफ़ी मुतासिर हुए थे। अच्छा, तो हमारी अम्मी जान अभी आ रही हैं, थोड़ी देर में, लड़कियों ने काफ़ी तमीज़ से जवाब दिया था। बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार नए पड़ोसी बड़ी आन बान शान के साथ सामने वाले घर में शिफ्ट हो चुके हैं और पूरी तैयारी के साथ यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। आरिफ ने जैसे जंग का बिगुल बजाया था। मशाल कूद कर उठी और ड्राइंग रूम जल्दी जल्दी समेटना शुरू कर दिया। फ़ज़ा बेगम ने भी जल्दी जल्दी बालों पर हाथ मारा, जबकि आरिस तो ड्राइंग रूम छोड़कर गया। मशाल भी जल्दी जल्दी मुंह धोकर बाहर आई ताकि नए पड़ोसियों का अच्छा इम्प्रेशन पड़े। लगता है आने वाले पड़ोसी मुशी का रिश्ता ला रहे हैं, इसीलिए तो मुंह धुल गया है। आरिस ने टोका। क्या मतलब है तुम्हारा, जलील आदमी? क्या मैं मुंह नहीं धोती हूँ? दिन में 6 बार मुंह धोती हूँ। मेरा तभी तो इतनी गोरी हूँ, तुम्हारी तरह काली नहीं हूँ। काली होगी तुम, तुम्हारा होने वाला शौहर, तुम्हारी होने वाली सास और तुम्हारे होने वाले बच्चे। क्या? मशाल ने चीख कर कहा। चुप हो जाओ तुम दोनों बहन भाई, खुदा के लिए हर वक्त बहस मत किया करो। और मुशी, क्या तुम हर वक्त बच्चों की तरह लड़ती रहती हो? कभी चुप भी हो जाया करो। फ़ज़ा बेगम ने झगड़ा बढ़ते देखा तो कहा, आप आरिस को कुछ नहीं कहती? सिर्फ मैं ही नज़र आती हूँ ना आपको? अरे आरिस को भी तो कह रही हूँ। आरिस, तुम इस कमरे से चले जाओ और मेहमानों के सामने मत आना, जाओ यहाँ से। दरवाजे पे घंटी बजी तो मशाल ने दरवाज़ा खोला। एक खूबसूरत सी शख्सियत अंदर दाखिल हुई, दो लड़कियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ा बेगम ने सलाम किया और गले मिली। सलाम व जवाब के बाद दूसरी बातें शुरू हुई। आलिया बेगम ने बात शुरू की। हम आपके नए पड़ोसी हैं, कल ही शिफ्ट हुए हैं, आज सोचा कि आपसे मिलाएं। जी जी ज़रूर, आपका अपना घर है, हमें भी पहले से अंदाज़ा हो ही गया था कि सामने वाले घर में कोई शिफ्ट हुआ है। अच्छा है ना, इतने सालों से घर खाली पड़ा था, इसलिए शुक्र है कि अब यहाँ की चहल पहल हो जाएगी। घर के रहने वालों से ही घर में रौनक होती है। फ़ज़ा बेगम ने जवाब दिया। जी हाँ, ये तो है। आलिया बेगम भी बोली। ये दोनों आपकी बच्चियां हैं? जी, ये मेरी बेटी है, सबसे बड़ी। आलिया बेगम ने नाजुक सी सांवली सलोनी लड़की की तरफ इशारा किया। BA ऑनर्स कर रही है, रिबा नाम है इसका। ये इसकी छोटी है, ज़वेरिया, अभी FSC के पेपर्स दिए हैं। उन्होंने ज़रा साफ रंग की लड़की की तरफ इशारा किया। एक मेरा सबसे बड़ा बेटा है, शाज, MBA कर रहा है और साथ में जॉब भी करता है। शायद ये आपकी बेटी है, उन्होंने मशाल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी हाँ, ये मेरी बेटी है मशाल, उन्होंने भी FSC के पेपर दिए हैं। एक बेटा है बड़ा, वो CA कर रहा है, आरिफ नाम है उसका, अभी भी पढ़ ही रहा था। तीनों लड़कियां अलग बातों में बिजी हो गईं, जबकि फ़ज़ा बेगम और आलिया बेगम सोफे पर बैठी बातें करने लगीं। फ़ज़ा बेगम ने अपने बारे में और बताया कि मेरे बच्चे छोटे ही थे जब उनके फादर दुनिया से कूच कर गए। इतनी बड़ी दुनिया में फ़ज़ा बेगम ही ने अपने बच्चों को अच्छाई और बुराई का फ़र्क बताया, माँ और बाप दोनों का ही प्यार दिया। अब उन्हें जाकर ये तसल्ली हुई कि दोनों बच्चों की सही तरबियत हुई है, जबकि आलिया बेगम के 3 ही बच्चे थे जो अपनी अपनी जगह आला तालीम हासिल कर रहे थे। उनके शौहर फालिज के मरीज़ थे जो हर वक्त
एक कमरे में पड़े रहते थे। सिर्फ बेटा ही था जो घर का बोझ उठाए हुए था, बाकी पेंशन से भी गुजारा हो जाता था। इस लंबी मुलाकात के बाद दोनों घरानों ने एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। लड़कियों की आपस में खूब दोस्ती हो गई थी। रिबा आदत से कम बोलती थी और सांवली सलोनी नाजुक सी कामनी क्यूट लगती थी। जवेरिया काफ़ी चुलबुली थी, इसीलिए मशाल की ज़्यादा जवेरिया से बनी क्योंकि वो भी काफ़ी चुलबुली थी। हम जमातियाँ एक ही क्लास के थे और हम उम्र भी थे। कैसी हो शहर की बच्ची? कमीनी जलील, कहाँ गायब हो? आज पूरे 2 दिन बाद तुमने फ़ोन किया है। अरे यार मुशी, यूं ही ज़रा थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तुमने भी तो फ़ोन नहीं किया। मैं भी तुम्हें फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। तो मैं अलग तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रही थी। कंजूस मक्खी चूस, वैसे तो तुम फ़ोन करती नहीं थी। अगर अब 12 बजे के बाद फ़ोन कॉल फ्री हो गई थी तब भी तो करना था फ़ोन। मुशी ने नाराज़गी के साथ कहा। अरे छोड़ो यार, तुम सुनाओ कैसी गुजर रही है? बस फ़िलहाल तो बोरियत ही बोरियत है, पर अब शायद बोरियत ख़त्म हो जाए। क्यों भाई, ऐसे कैसे? सहना ने पूछा। भाई सामने नए लोग हैं, उनकी बेटियों से मेरी काफ़ी दोस्ती हो गई है। यहाँ आई थी कल, काफ़ी अच्छी आदत की हैं दोनों। चलो ये तो अच्छी बात है, अब तुम्हारा दिल लग जाएगा। हाँ ये तो है। खैर तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊँ? ये भी पूछने वाली बात है, मेरे कान सुनने के लिए बेताब है। मशाल मशाल, आरिज़ ने चीख कर मशाल के कान में आवाज़ दी। मशाल के कानों तो फटे ही फटे, साथ में शहर को भी बहरापन महसूस होने लगा। क्या है तुम्हें उल्लू के पट्टे, तुम्हें 1000 बार कहा कि यूँ चीखा ना करो, मेरे कान फट गए हैं। मुझे खाना दो, भूख लग रही है मुझे। और हाँ, अपने दोस्तों से कहो कि क्या उन्हें कोई काम नहीं है जो हर वक्त फ़ोन करने बैठ जाती हैं और दूसरों का टाइम बर्बाद करती हैं। आरिज़ ने हमेशा की तरह सहर को फ़ोन देखकर सताना शुरू कर दिया। तुम अपने काम से काम रखो मिस्टर, सहर ने मशाल के जरिए कहलवाया। उससे कहो कि बहन का काम भाई का काम होता है और तुम बंदरिया चुप रहा करो। सहर बखूबी सुन चुकी थी, इसीलिए फ़ोन पर चीखना शुरू कर दिया। मुशी, उसने मुझे बंदरिया कहा? उस बंदर को चुप कराओ, वरना क्या? अब आरिस के हाथ में फ़ोन था, वरना मैं फ़ोन से निकलकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मैडम ज़रा तशरीफ़ तो लाकर दिखाएं, हम भी पहलवान रह चुके हैं। पहलवान के बच्चे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, पकड़कर तुम्हें बहुत मारूंगी, सहर ने धमकी दी। पकड़कर? आरिस ने शरारती लहजे में कहा। फिर तो हम निपटने के लिए बखूबी तैयार हैं। आरिस के बच्चे, मेरे बच्चे, शर्म करो लड़की, शर्म। आरिज़ फ़ोन दो मुझे प्लीज़, मशाल ने चीख कर कहा। लो मरो, जाओ तुम यहाँ से और सुकून से बात करो, करने दो मुझे। आरिज़ मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सहर को सताने में आरिज़ को बहुत मज़ा आता था और अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी भी थी उन तीनों के बीच। बचपन से आना जाना था सहर और मशाल के यहाँ, और मशाल का सहर के यहाँ, इसीलिए आरिज़ मशाल के साथ साथ सहर पर भी रौब जमाता था। मगर वो दोनों ही क्या जो किसी के रौब में आ जाएं। दोनों की टोली स्कूल से लेकर कॉलेज तक में मशहूर थी शरारतों में। ऐसा है, कल आ रही हो ना तुम? हाँ अब तो ज़रूर आऊँगी, तुम्हारे भाई का थोड़ा सा दिमाग ठीक करना है। अच्छा आना यार, किसी बहाने तो आओ। ये आरिस तो कहता है कि अगर दिन में एक बार सहर से झगड़ा ना हो तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। अच्छा बड़ा बदतमीज़ है। ये ना हो कि सहर इस बदतमीज़ को तुम हमेशा के लिए बर्दाश्त करना पड़ जाए। क्या मतलब है आपका? सहर ने नासमझी से कहा। जनाब कोई मतलब नहीं है, मशाल मुस्कुराने लगी। अच्छा ठीक है, कल बात होगी। 1 बज रहा है, नींद आ रही है, अल्लाह हाफिज़। हाँ यार अल्लाह हाफिज़, कल आना ज़रूर। खतरनाक हद तक खतरनाक चीख की आवाज़ सुनकर शहज़ ने गुस्से से अपनी किताब बंद की। दिल चाह रहा था कि अभी जाए और चीखने वाली निस्वानी यानी जनाना आवाज़ का गला दबा दे। जब पढ़ने बैठता है कभी चीखने की कभी हंसने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। क्या मुसीबत है, पड़ोसी तो अल्लाह की रहमत होते हैं और ये हमारे लिए जहमत है। हर वक्त चीखते चिल्लाते रहते हैं। अम्मी जान तो काफ़ी तारीफ़ कर रही थी सामने वालों की, मगर ऐसा लगता है कि सामने पूरा पागल खाना आबाद है, पढ़ने भी नहीं देते हैं। शाज ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। कमरे के एक कोने में खिड़की नज़र आई तो खोलने के लिए आगे बढ़ा। थोड़ा धक्का लगाने के बाद खिड़की के पट खुल गए। ताज़ा हवा का झोंका अंदर आया और साथ साथ फिर एक चीख की आवाज़ आई। गौर करने पर देखा कि सामने बिल्कुल सामने एक दुबली पतली लड़की
अपने कमरे में खड़ी एक लड़के पर कुशन और तकियों की बरसात कर रही थी, जबकि लड़का पागलों की तरह हंसने और कैच पकड़ने में बिजी था। दोनों में ज़बरदस्त जंग जारी थी। शास की खिड़की से मंजर साफ नजर आ रहा था। बात यह हुई थी कि मशाल अपने कमरे में लेटी डाइजेस्ट पढ़ रही थी। आरिज आया और प्लास्टिक की छिपकली मशाल पर उछाल दी। बस फिर क्या था, मशाल ने जो चीखना शुरू किया करीब था कि रोना शुरू कर देती। आरिज के हंसने की आवाज़ समझ गई और खूब हंगामा मचाया। शाज बड़ी दिलचस्पी से लड़ाई देख रहा था। लड़की की पीठ उसकी तरफ थी, जबकि लड़का साफ नजर आ रहा था। लड़की की आवाज़ भी साफ आ रही थी। शाज भी सिचुएशन समझ गया था, इसीलिए एंजॉय करने लगा। लड़ाई खत्म हुई और मशाल ने आरिज को कमरे से धक्के देकर बाहर निकाला और फिर बेड पर लेट गई। शाज बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। फिर दिल ने कहा, अभी लड़कियों को ताड़ता है और वो भी खिड़कियों से, इसीलिए फौरन खिड़की बंद की और आकर अपने बेड पर लेट गया। लड़की जो भी थी बड़ी खतरनाक, उसने दिल में सोचा। शाद एक बहुत ही सुलझा हुआ, खूबसूरत, स्मार्ट और कूल माइंड बंदा था। बाप की बीमारी के बाद उसे घर के हालात का बखूबी अंदाज़ा था। तभी तो एक तरफ जॉब कर रहा था, दूसरी तरफ पढ़ाई जारी रखी हुई थी। ज़िंदगी बहुत सीधी सादी गुजर रही थी। साफ़ सुथरे दोस्त थे, साफ़ सुथरा माहौल था। लड़कियों से कभी दोस्ती नहीं रखी। लड़कियां तो रास्ते में बहुत आईं, मगर उसने किसी से भी दोस्ती न की। हमेशा लड़कियों से दूर ही भागता था, जैसे कि वो लड़कियां ना हों बल्कि बलाएं हों। इसीलिए उसे लड़कियों से बात करने का कोई तजुर्बा न था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम आ गई। मशाल ने शहर को देखते हुए कहा, अब खूब तफरीह करेंगे। अरे यार, आई हूँ, अभी बैठने तो दो, बल्कि मेरे लिए चाय ठंडे का इंतज़ाम करो। बल्कि पहले ठंडा लाओ, बाद में चाय चलेगी। क्यों, क्या आप शादी में आई हुई हैं? आरिफ ने जो शहर को देखा तो लगे शरारत भड़क उठी। हाँ, आई हूँ तुम्हारी शादी में, फौरन जवाब मिला। मेरी शादी? अच्छा अच्छा जनाब, इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि हम आपको बुलाएंगे। आरिफ सोच समझ कर बोलो, शहर के बगैर कर लोगे शादी तुम? मशाल ने आंख मारते हुए बीच में कहा, हाँ ये तो है। आरिफ ने घबराने की एक्टिंग करते हुए कहा, क्या मतलब? शहर ने अब सुना, कोई मतलब नहीं है, मैं तुम दोनों के लिए ठंडा लाती हूँ जब तक तुम लड़ो। मशाल जान छुड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई और किचन में जा घुसी। दोनों ठंडा लेकर दोनों कमरे में आ गए। आरिज अपने दोस्तों की तरफ निकल गया। यार शहर, एक बात तो सुन। हाँ सुनाओ। ये जो सामने वाले आए हैं ना? हाँ आए हैं, सुनो तो। मशाल ने तंग आकर कहा, सुनाओ ना। हाँ तो मैं कह रही थी कि सामने एक लड़का भी आया है। लड़का? शहर ने चीख कर कहा, तुम तो ऐसे चीख रही हो लड़का नहीं है, कोई जिन भूत आया? नहीं मुशी, मैं ये सोच रही थी कि किस बेचारे की मौत आई है तुम्हारे हाथों। वैसे है कैसा? हाँ ठीक ठाक बंदा है, शरीफ सा। मशाल ने जवाब दिया। अच्छा तो अब जनाब के क्या इरादे हैं? इरादे बड़े नेक हैं, यानी कि मैडम को बहुत तफरी सूझ रही है। आई एम राइट? यस यू आर राइट, मशाल ने जवाब दिया। करना क्या है? शहर ने बेचैनी से पूछा। करना वही है जो पहले आदिल भाई के साथ किया था, मशाल ने हंसते हुए कहा। बेचारे आदिल भाई पता नहीं अब कहाँ होंगे। खैर वो जहाँ भी हों खुश हों, शहर ने अफसोस से कहा। खैर अब शहर, वो हमें याद तो ज़रूर करते होंगे, आखिर हम भूलने वाली चीज़ नहीं है। कितना सताया था हमने उन्हें। आदिल नाम का एक शख्स उन दोनों के कॉलेज में कैंटीन चलाता था, देखने में ज़रा अच्छा सा था। शहर ने एक बार बातों बातों में मशाल से कह दिया कि कैंटीन वाले अंकल काफ़ी स्मार्ट हैं और पोज भी खूब मारते हैं। बस फिर क्या था, दोनों ने खूब बेवकूफ़ बनाया। किसी और लड़की के नाम से काफ़ी गिफ्ट भेजे और मिलने का आखिर में टाइम भी बता दिया। 3 महीने से चक्कर चल रहा था और अब ड्रॉप सीन का वक्त था, इसीलिए उन्होंने मिलने का टाइम दे दिया और अपनी जगह मासी की बेटी को भेज दिया, जो देखने में माशाअल्लाह थी। आदिल भाई को भी कॉलेज छोड़ते ही बनी। अब दोनों आदिल भाई का किस्सा याद करके खूब हंसी और मशाल का प्रोग्राम शास के सताने का था, क्योंकि वो शक्ल से मशाल को काफ़ी भोला भाला लगा था और उसे देखकर मशाल की नसें शरारत से फड़क उठती थी। सुबह से ही मशाल ने प्लानिंग शुरू कर दी थी और शास के मालूमात पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। सुबह ही सुबह वो दरवाजे से लगी खड़ी थी कि जब शास बाहर निकला तो उसे देखते ही रह गई। सूटेड बूटेड, लंबा कद, क्लीन शेव और इतना मासूम भोला भाला सा लड़का डायरेक्ट
بغیر کسی ٹکٹ کے مشال کے دل میں اتر گیا۔ ہوش تو اس وقت آیا جب وہ موٹر سائیکل پر جا چکا تھا۔ یار رہنے دے مشی، اچھا خاصا بندہ ہے، اسے یار چھوڑ دے۔ نہیں سحر بہت مذاق اڑائے گی، مشال نے اپنے آپ سے کہا کہ فوراً ہی اپنی سوچ بدل لی۔ تیار رہو مسٹر الو، اگر کل اپنے باس سے ڈانٹ نہ کھائی تو میرا نام بھی مشال نہیں ہوں۔ مشال نے دل ہی دل میں سوچا اور مسکرا دی۔ اگلے دن شاز کی ذرا دیر سے آنکھ کھلی تو جلدی جلدی تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا، ورنہ وہ روزانہ صبح 7 بجے اٹھ جاتا تھا اور 8 بجے تک آفس پہنچ جاتا تھا، مگر آج دیر سے آنکھ کھلنے کی وجہ سے اس نے جلدی مچا رکھی تھی۔ بیٹے ناشتہ تو کر لو، عالیہ بیگم نے بڑے پیار سے کہا۔ نہیں امی جان، دیر ہو رہی ہے، آفس میں کچھ لے لوں گا۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ۔ امی، ریوا گئی یونیورسٹی؟ ہاں بیٹا، وہ تو 7 بجے ہی چلی گئی تھی، زبیدہ اب تک سو رہی تھی۔ اچھا امی جان، بابا کو سلام کہنا، اللہ حافظ۔ کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ جلدی جلدی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، مگر اس کے دونوں ٹائر پنکچر تھے۔ یہ ٹائر کس نے پنکچر کیے؟ کل تک تو ٹھیک تھے، شاز نے دل میں سوچا۔ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا، جبکہ دروازے کے پیچھے مشال کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ غصے میں شاز نے لات کھینچ کر موٹر سائیکل کو ماری اور بس اسٹینڈ کی طرف چل دیا۔ ہاں ہاں، آج تو سحر کیا مزہ آیا۔ مشال نے سحر کو ساری بات ہنس ہنس کر بتائی۔ دونوں خوب ہنسی اور اس مذاق کو انجوائے کرنے لگی۔ فون پر جب عارض نے دونوں کو بات کرتے سنا تو مشکل سے پوچھا، کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہو؟ کیا سحر کا آنے والا رزلٹ خواب میں دیکھ لیا تھا؟ سحر بخوبی عارض کی آواز سن چکی تھی، مگر خاموش رہی کیونکہ آج اس سے جھگڑا کرنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ عارض یار جاؤ پلیز یہاں سے، میں اور سحر کا ایک خاص بات کر رہے ہیں۔ میں کیوں جاؤں؟ عارض نے لپکتے ہوئے کہا۔ میرا کمرہ ہے، تمہیں بڑا شوق ہے لڑکی کے کمرے میں آنے کا۔ اچھا یار جا رہا ہوں، میں یہاں کہنے آیا تھا کہ جلدی فون خالی کرو، مجھے احسان کو فون کرنا ہے۔ اچھا، مشی نے جواب دیا۔ مشی ٹی وی لاؤنج میں فون اٹھا کر لے گئی، اپنے کمرے تک آ گئی، صرف 12 بجے کے بعد تاکہ آرام سے گھنٹوں بات کر سکے، ورنہ فون ہمیشہ لاؤنج میں ہی پڑا رہتا تھا۔ یہ گھر 3 کمروں کا، ایک ٹی وی لاؤنج ایک چھوٹے سے صحن کا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں ہی جڑا ہوا مشال کا کمرہ تھا، اسی لیے آرام سے فون ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ جب سے 12 بجے کے بعد فون کال فری ہوئی تھی، اس وقت سے 12 بجے کا انتظار کیا جانے لگا تھا اور گھنٹوں بات ہوتی رہتی تھی۔ اگلی صبح بھی مشال کا شاز کو ستانے کا خوب پروگرام تھا، کیونکہ اسے شاز کا تپا ہوا چہرہ خوب یاد آ رہا تھا۔ گورے رنگ کی لالی چھا جانے سے مشال خیالوں میں دیکھ کر خود بخود مسکراتی۔ مشال صبح ہی صبح 7:30 بجے شاز کی موٹر سائیکل پنکچر کرنے میں مگن تھی۔ شاز نے کل ہی نئے پنکچر لگوائے تھے۔ مشال نے جیسے ہی ہوا بھرے ٹائر دیکھے تو وہ پھر پہنچ گئی پنکچر کرنے۔ گلی میں کافی سناٹا تھا، تبھی وہ سکون سے کام تمام کر رہی تھی۔ ڈر بھی کافی لگ رہا تھا، ابھی تو ایک ٹائر کی بھی ہوا نہیں نکلی تھی، جبکہ دوسرا ٹائر بھی ابھی باقی تھا۔ ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے اور تیز تیز بھی چل رہی تھی نساسیں کہ کسی نے مضبوطی سے آ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور مشال کو جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ مشال نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو پیروں سے زمین کھسک گئی۔ شرمندگی کے مارے برا حال الگ تھا، ٹانگیں بھی تھر تھر کانپنے لگیں۔ دل سے دعا نکلی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ شاز خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اب تک مشال کی نازک کلائی شاز کے مضبوط ہاتھوں میں تھی۔ اچھا تو آپ ہیں جو میری موٹر سائیکل پنکچر کرتی ہیں؟ شاز نے کافی غصے سے مشال کے ہاتھوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو صرف کیا صرف ہاں، نہیں، شرم نہیں آتی آپ کو ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ لڑکیاں کیا اس ٹائپ کی حرکتیں کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو تمیز نہیں سکھائی۔ ماں باپ تک نہ پہنچے، میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ اب مشال کو بھی غصہ آ گیا۔ کیوں نہ پہنچوں؟ آپ نے کل بھی یہی حرکت کی تھی اور آج بھی یہی حرکت کر رہی ہیں، اور آئندہ بھی یہی حرکت کروں گی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ میرا گھر اور میرا سرزمین اور میرا مکان، میں جیسے چاہوں اپنے گھر کے باہر نکلوں اور اپنی مرضی سے اپنی سرزمین پر کھڑی موٹر سائیکل کا کام تمام کروں گی۔ آئی سمجھ آپ کو؟ مسٹر، ہاں میرا ہاتھ چھوڑیں۔ مشال نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ کیوں؟ کیا یہ بائک آپ کے چاچا کی ہے؟
शाज ने गुस्से से हाथ को झटकते हुए कहा, हाँ है, मेरे दादा की, नाना की, मामा की, चाचा की, अब्बा की, अम्मी की, खाला की, फुप्पो की। आप क्या कर लेंगे? मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा, शाज ने दांत पीसते हुए कहा और मशाल को घसीटने लगा। छोड़े छोड़े मेरा हाथ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। बचाए शोर, फिर सब मिलकर आपको पुलिस के हवाले करेंगे। छोड़ो न प्लीज़ मेरा हाथ, मैं आइंदा नहीं करूँगी, अल्लाह की कसम। प्लीज़। पुलिस का नाम सुनकर सारी बहादुरी हवा हो चुकी है। कैसे छोड़ दूँ? आपके तो ख़ानदान की मोटरसाइकिल है ना। चले ज़रा मेरे साथ, जेल की हवा खाएंगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा मैडम का। शाज मशाल को सिर्फ धमका रहा था, वो भी इसलिए कि गलती करके वो काफ़ी अकड़ रही थी, वरना उसका पुलिस थाने जाने का कोई इरादा न था। मशाल, जो कि कुछ देर पहले डरने का नाम भी नहीं ले रही थी, मगर अब यह हाल है कि हाथ और मुंह से पसीना टपक रहा था। प्लीज़ शाज, छोड़ दे, मुझे घर जाने दे प्लीज़। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अब तो जैसे बारिश शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि वो ज़ोर ज़ोर से रोती, शाज रुक गया। उसे शायद मशाल की मासूम शक्ल देखकर तरस आ गया था, इसीलिए कहने लगा, एक शर्त पर छोड़ूंगा। क्या? मशाल ने रोते हुए कहा, आप रहती कहाँ हैं और आपका नाम क्या है? मैं आपके घर के सामने रहती हूँ, मशाल नाम है मेरा। अच्छा, तो आप शायद हारिस की बहन है। मशाल ने हाथ पर पकड़ को ढीला होते देखा और हाथ छुड़ाकर ऐसी दौड़ लगाई कि घर जाकर ही दम लिया। सहन में बैठकर काफ़ी देर रोती रही। अपने हाथ पर नज़र पड़ती तो और रोना आया। उल्लू, गधा, पाजी, जलील, कमीना, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मेरा पूरा हाथ तोड़ दिया। वो फिर रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी कि बिना वजह ऐसे प्लान बनाए। एक हफ्ता सुकून से गुजरा। मशाल खुश थी कि सामने वालों के यहाँ से अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। सहर को तो उस दिन की बात बताकर ही वो पछताई थी। उसने जी भर कर उसका मजाक उड़ाया। दोपहर में आज पहली बार अम्मी के साथ मिलकर बिरयानी पकाई थी। जैसे ही आरिज आया, फ़ौरन खाना निकाल दिया। आज तो अम्मी, आपने धांसू बिरयानी पकाई? और आरिज ने अम्मी की तरफ देखते हुए कहा, जी नहीं, बिरयानी मैंने बनाई है, अम्मी ने नहीं। तुमने? तुम बना ही नहीं सकती ऐसी बिरयानी। आरिज ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अम्मी बताएं ना, इसी किसने बनाई है बिरयानी? मशाल ने अम्मी से कहा, हाँ भाई, मेरी बेटी ही ने बनाई है, तभी तो इतनी अच्छी बनी है। खाने के दौरान हल्की फुल्की बातें भी होती रहीं। आरिज ने एकदम शाज का जिक्र छेड़ा, अम्मी वो शाज काफ़ी अच्छा लड़का है, मेरी उससे काफ़ी दोस्ती हो गई है। हाँ, लगता तो शरीफ ही है। शरीफ? पूरा जलील शख्स है, मशाल ने दिल में सोचा। और उस दिन वाली बेइज्जती याद आ गई। खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में चले गए और वो बर्तन धोकर सहन में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुरा उठे, क्योंकि अभी उसे एक काम और करना था, यानी अपनी बेइज्जती का बदला लेना था और अपने सोचे हुए प्लान को अमली जामा पहनाना था। ट्रिन ट्रिन, यार रिबा, ज़रा फ़ोन तो देखो, किसका है? रिबा और शाज दोनों ड्राइंग रूम में बैठे पढ़ रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। रिबा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न पाकर शाज ने उसकी तरफ देखा तो वो सो चुकी थी, इसीलिए लाचार होकर उसे खुद फ़ोन अटेंड करना पड़ा। हेलो, शाज ने बेरुखी से कहा। हेलो। माउथपीस से काफ़ी खूबसूरत निस्वानी आवाज़ उभर उठी। जी, किससे बात करना पसंद फरमाएंगे आप? आपसे? मुझसे? आपने वैसे कौन से नंबर पर डायल किया है? 7 नंबर होते हैं ना, पहला और दूसरा नंबर याद है, बीच के भूल गई। बड़ा लहक कर कहा गया था। शाज ने हूँ काफ़ी खींच कर कहा, रात के 2 बज रहे हैं, जाएं सो जाएं जाकर, शाबाश। अरे अरे रुकिए तो, हमने आपसे बात करने के लिए फ़ोन किया और आप हैं कि लिफ्ट ही नहीं दे रहे। अच्छा, तो आप मुझसे बात करना चाहती हैं? शाज ने अब ज़रा लहजे को नर्म करते हुए कहा। सोचा नींद तो आ नहीं रही है, चलो तफरीह की जाए। बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? अरे साहब, आप ही बोलते जाएं, बोलते बोलते आप थक जाएं, सुनते सुनते हम मर जाएं। दूसरी तरफ से बड़े जोश और के आलम में शेर पड़ा गया। ओह, तो आप चुप रहें, मैं ही बोलता हूँ। आपने इस वक्त फ़ोन तो कर ही दिया है, मुझे डिस्टर्ब भी कर दिया। अब ये बताने की ज़हमत भी कर ही दें कि आप हैं कौन और यहाँ फ़ोन क्यों किया। बल्कि ये बताएं, आपको मेरा नंबर कैसे मिला और कहाँ से मिला? ये सब छोड़िए, हम तो अच्छे लोगों को पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं, फिर आप तो हमसे काफ़ी करीब हैं। करीब? हाँ, मेरा मतलब है दिल के बहुत करीब। ओह, तो मैं आपके दिल के भी करीब हूँ। शाज भी अब फुल मूड में आ चुका था। जी, वैसे आपका नाम जानने की हिम्मत कर सकती हूँ? जी जी जी, क्यों नहीं, मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम है। शाज ने नकली नाम बताया। क्या?
क्या नाम बताया आपने? दूसरी तरफ से काफ़ी हैरानी के आलम में पूछा गया। अब्दुल क़य्यूम, शाज़ ने चीख कर कहा। अच्छा अच्छा, काफ़ी खूबसूरत नाम है आपका। दूसरी तरफ से काफ़ी हंसते हुए जवाब आया। वैसे आपका क्या नाम है? अब शाज़ ने पूछा। हाँ, मेरा नाम रुक़ैया ख़ातून है। दूसरी तरफ से जवाब आया। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है, तो आप रख लें। दूसरी तरफ से काफ़ी अदा से कहा गया। नहीं नहीं, मेरा अपना नाम काफ़ी अच्छा है। शाज़ समझ चुका था कि लड़की ने गलत नाम बताया है। वो चुप रहा क्योंकि नाम तो खुद उसने भी गलत बताया था। अच्छा अब्दुल क़य्यूम, मैं कल तुम्हें इसी वक्त फ़ोन करूँगी। बाय। बाय टू यू, कहकर शाज़ ने फ़ोन रख दिया। मज़ा तो बहुत आया, पर आइंदा बात न करने का इरादा करके सो गया। फ़ोन रखकर अब मशाल ने हंसना शुरू किया तो हंसती चली गई। फ़ौरन उसी वक्त सहर ने फ़ोन किया और पूरी कहानी उसे सुनाई, जैसे सास को उसने उल्लू बनाया। पर मुशी, कहीं वो तेरी आवाज़ तो नहीं पहचान गया? सहर ने सोचते हुए पूछा। अरे नहीं भाई, मैं मुंह पर रुमाल रखकर बोल रही थी। और ज़रा उस कमीने को देखो, अपना नाम कैसा ख़तरनाक बताया। अब्दुल क़य्यूम, कमीनी तो तुम भी हो, क्योंकि नाम तो तुमने भी गलत बताया था। सहर, तुम बहुत उस मिस्टर उल्लू की साइड ले रही हो। मैं कहाँ ले रही हूँ, और मुझे भला क्या ज़रूरत उसकी साइड लेने की। दोपहर के खाने में वो कीमा भूनने की तैयारी कर रही थी कि आरिस किचन में आया और 3 कप चाय के लिए कहा। आरिस, कौन आया है? एहसन और शाज़ आए हैं। अच्छी सी चाय बनाना और साथ में कुछ और भी भेज देना। शाज़ का नाम सुनकर मशाल के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। कहीं वो मेरी आवाज़ तो नहीं पहचान गया, या उस दिन वाली शिकायत करने आ गया। मशाल का दिल पूरी तरह घबराने लगा। चाय बनाकर साथ केक और कबाब भी भिजवा दिए और जल्द तो जलाल तो पड़ने लगी। एहसन और शाज़ के आने के बाद आरिस अंदर आया तो मशाल का दिल धड़कना भूल गया कि अब आरिस पता नहीं क्या कहने वाला है। यार मुशीब, सहर नहीं आई ना इतने दिन से? मुशी ने सुकून का सांस लिया। हाँ, आएगी कुछ दिनों में। खाने वगैरह से फुर्सत पाकर मशाल रात के लिए प्लानिंग करने लगी। पिछली रात की बातचीत याद आई तो मुस्कुराने लगी। अचानक नज़र अपने हाथ की कलाई पर पड़ी तो वो वाक़या फिर याद आने लगा, और बेइज्जती भी फिर याद आ गई तो सारा गुस्सा शाज़ पर आने लगा। अब तो उसका वो ये इरादा था कि शाज़ को खूब दीवाना बनाएगी और अपनी बेइज्जती का बदला लेगी। इरादा तो यही था कि अब इस लड़की से बात नहीं करेगा, मगर कहीं अंदर से दोबारा बात करने की ख्वाहिश मौजूद थी। दिल दोबारा से कॉल का इंतज़ार कर रहा था। शायद आवाज़ का जादू ऐसा ही था जिसने शाज़ को दोबारा फ़ोन करने पर उकसाया था। और ठीक 1:30 बजे फ़ोन बोल उठा। सब सो चुके थे। फ़ोन शाज़ ने रिसीव किया। हेलो हेलो, अब्दुल क़य्यूम, कैसे हैं आप? ओह, आप रुक़ैया, अनजान ने बनते हुए कहा। जी हाँ, रुक़ैया ख़ातून खुद आपसे बातचीत कर रही हैं, मशाल ने काफ़ी इतराते हुए कहा। आपको आज भी चैन नहीं है जो रात 1:30 बजे फ़ोन कर दिया? ज़रा गुस्से से उसने कहा था। हाँ क्या? बोलो बोलो। जिस दिन से आपसे बात की है ना, ऐसा लगता है आपसे सदियों से पहचान है। कल रात अम्मी कमरे में आ गई थी, वरना किसी काफिर का फ़ोन रखने को दिल चाह रहा था। पूरी रात ख्वाब में आपसे बात करती रही, पढ़ाई में भी दिल न लगा। आपकी आवाज़ चारों तरफ से सुनाई देती रही मुझे, और फिर ये कि आप फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं, काफ़ी सीरियस बीमारी मालूम होती है। शाज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। मशाल की हंसी चूमते चूमते रह गई। आप क्या मुझे पागल समझते हैं? पागल नहीं माँ, पागल। हाँ हाँ, मशाल ने बड़ी तरंग में कहा, कैका लगाया। शाज़ को ऐसा लगा कि चारों तरफ घंटियाँ सी बज उठी। उसने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, आप रहती कहाँ हैं? अपने घर में। भाई, मेरा मतलब है आपका घर कहाँ है? सरजमीन पर, मशाल ने बड़ी खूबसूरती से टाला। भाई, आप अब नहीं बताना चाहती तो ना सही, पर मेरा आपके लिए मशवरा है कि जितना टाइम आप मुझसे फ़ोन पर बात कर रही हैं, उतने वक्त में आप कोई और काम कर लिया करें, आपका अपना ही भला होगा। आधे मिनट की खामोशी रही, फिर शाज़ ने कहा, आर यू देयर मिस? जी हाँ, आपकी खूबसूरत आवाज़ के जादू में खो गई थी। आपकी आवाज़ इतनी हसीन है कि आप देखने में कैसे होंगे? मशाल ने ज़रा जज्बाती अंदाज में कहा। पहली बार किसी ने यूँ तारीफ़ की थी, शाज़ को क्यों ना अच्छा लगता? आखिर को वो भी तो एक इंसान था। हालात ने सख्त बना दिया था तो क्या दिल तो नर्म ही था ना। और पहली बार किसी लड़की से इस तरह बातें करना, वो भी फ़ोन पर, एक नया मगर दिल पर एक तजुर्बा था। वेल थैंक, मगर मैं देखने में इतना अच्छा नहीं हूँ। जो दिखता है वो डर जाता है। खैर, मैं आपसे एक बात कहूँ? मशाल ने ज़रा धीमे से कहा, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ।
वो भी पक्की वाली। मुझे आप में एक अच्छा दोस्त नज़र आता है। वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप मुझसे दोस्ती करेंगे ना? मशाल ने काफ़ी प्यार से कहा था। दोस्ती करने में ऐसा कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं फ़ोन पर दोस्ती का कायल नहीं हूँ। और सच्ची बात तो ये है कि मैं लड़कियों से दोस्ती ही नहीं करता। तो क्या हुआ, दोस्ती तो दोस्ती होती है, चाहे लड़के और लड़के के बीच हो या लड़की और लड़की के बीच। वैसे मुझे तो आपसे आदत सी हो गई है। और हाँ, अगर आपने मुझे रोज़ाना बात नहीं की तो मैं जहर खा लूँगी। हाँ, विशाल ने ज़रा गुस्से से कहा। अरे तौबा करो लड़की, ऐसी बातें नहीं करते। मैं किसी मुल्क का शहजादा तो नहीं हूँ जो तुम इतनी बेकरार हो रोज़ाना बात करने के लिए। और हमने सिर्फ 2 बार बात की है और तुम तो ऐसे बेकरार हो जैसे हम 2 साल से बात कर रहे हैं। खैर छोड़ो, ये बताएं कि आप पढ़ते हैं? विशाल ने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा। जी हाँ, MBA कर रहा हूँ फ़िलहाल। आप क्या चाहती हैं? आप क्या कर रही हैं? मैंने भी पेपर दिए हैं, मशाल ने सच बताया। अच्छा रुकैया जी, मुझे अब नींद आ रही है, शाज ने एक लंबी सी जमाई लेते हुए कहा। ओके, आप सो जाएं, कल इसी वक्त बात होगी। हाँ, बाय टू यू। फ़ोन रखकर मशाल हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। फिर उसने शहर के घर कॉल लगाई। पता चला कि वो 1 महीने के लिए दिल्ली चली गई। वो अक्सर जाती रहती थी, लेकिन इस बार बगैर बताए चली गई। मशाल को फ़ोन पर बात करते तकरीबन 1 महीना होने वाला था। अब ये रोज़ का मामूल था कि वो रुपया बनकर शाद से घंटों बातें करती, सारी बातें उसी से डिस्कस करती। तब भी उसे बेचैनी सी रहती, किसी तरह शाद से बात हो जाए। फ़ोन करने का मकसद शाद को उल्लू बनाना था, मगर यहाँ के हालात अलग थे। मशाल साहिबा को शाद से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी और उसका इरादा था कि शाद को दीवाना बनाकर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ खुद उसके मुँह से करवाएगी। मगर यहाँ दिल का ये आलम था कि वो बेकरार ही रहता, ये कहने को कि शाज़ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बगैर जीने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है। मगर वो मौके की तलाश में थी। दिल की आरज़ू ये थी कि शायद खुद ही उससे मोहब्बत का इजहार करे, मगर वो तो लड़की थी ना। जब भी फ़ोन पर बात करती आखिर में दुआ ज़रूर करती कि अल्लाह मियाँ शाज़ मुझे दे दे। मेरा नाम शाज़ खान आफरीदी है। कॉलेज में था जब आप बाप अल्लाह को प्यारे हो गए और घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। दिल में पक्का इरादा किया कि हाई एजुकेशन हासिल करूँगा और अच्छी ही जॉब करूँगा ताकि घर अच्छी तरह से चल सके। यूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़ासकर कॉलेज में बहुत बेरंग गुजरी थी। शायद ये बेरंगी मेरी अपनी वजह से थी। मेरे दोस्त अली के मुताबिक ज़िंदगी में रंग चाह से हैं और उसके बाद महबूबा से, जैसे कि मेरी महबूबा सादिया। ये मेरे अजीज़ तरीन दोस्त का फ़लसफ़ा था जो कि मेरी नज़र में फ्लॉप था। मैं अपनी ज़िंदगी को इस नज़रिए से देखता कि ज़िंदगी में रंग आला तालीम से हैं और इज़्ज़त से हैं, इसीलिए मैं महबूबा वग़ैरह के चक्कर से दूर भागता था। मेरी तरफ काफ़ी लड़कियों ने दोस्ती के हाथ बढ़ाए, मगर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। ना तो मुझे किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी, ना कोई शौक़। मेरी बहन ज़वेरिया बहुत ही ज़िंदा दिल थी, जबकि रिबा कम बोलने वाली थी। मेरी दोनों बहनों में खूब बनती थी, शायद इसीलिए कि मेरी बहनें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मेरी ज़िंदगी में असली रंग आज से 4 महीने पहले आया था, जब एक रॉन्ग कॉल मैंने रिसीव की। वो भी किसी लड़की की नहीं, एक लड़की की थी। पहले पहल तो मैंने ज़रा लड़की से संभल कर बात की और ऐसी बातें की जिनसे शायद वो जान छुड़ा ले। मगर शाबाश है लड़की कि वो रोज़ाना मुझे कॉल कर रही है, और शाबाश मुझ पर कि मैं भी उसकी कॉल का इंतज़ार करने लगा। हाँ, ये बात सच है कि मेरा इरादा ज़्यादा उससे बात करने का नहीं था, मगर जब उसने दिल खोल कर मेरी तारीफ़ की तो मैं आसमानों पर उड़ने लगा। पहली बार किसी लड़की के ज़बान से तारीफ़ सुनी तो दिल तो खुश होना ही था, और वो लड़की अपना गलत नाम बताकर मेरा चैन और दिल दोनों ले गई। मेरे घर पर CLI नहीं, वरना मैं अब तक उसे देख चुका होता, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ के जादू में डूब चुका था। वो हंसती तो मेरे चारों तरफ घंटियाँ सी बजने लगती। वो रोज़ मुझे फ़ोन करती और मैं सुबह से ही फ़ोन का इंतज़ार बड़ी बेचैनी से करता। वो मुझसे हर बार डिस्कस करती अपना रिज़ल्ट। सबसे पहले उसने मुझे बताया। अगर कोई परेशानी होती और मैं उसे हल बता देता तो वो हर थोड़ी देर बाद शुक्रिया अदा करती रहती। इन 4 महीनों में मैं उसका आदी हो गया था, और ये यकीनन मेरी पहली पहली मोहब्बत थी। शायद उससे काफ़ी बदतमीज़ी से मैंने पहली बार बात की थी। शायद वो आइंदा
पलट कर फ़ोन ना करे, मगर ठीक टाइम पर उसका फ़ोन आ जाता। अब तो बात भी काफ़ी देर तक होती रहती थी। मैं उसका आदी हो चुका था और शायद मेरी तभी तो रोज़ उसका फ़ोन आ जाता। तो क्या अब भी मुझे मोहब्बत ना होती? मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि मिनटों में हो जाती है, मगर मेरी इस खूबसूरत मोहब्बत के बीच 120 दिन आए हैं, पूरे 4 महीने। जब मैंने कहा कि रुकैया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तो मुझे अपने घर का पता दो। मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। कल ही वो अपने माँ बाप को भेजूँगा और तुम्हें बगैर देखे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाऊँगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इतनी प्यारी लड़की जिसका दिल बहुत खूबसूरत है कैसी है। मैं देखना चाहता हूँ वो लड़की जो बात बात पर रूठती है, और मैं देखना चाहता हूँ हंसती हुई वो लड़की कैसी लगती है। मैं तुम्हें बहुत करीब से देखना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? और मैं जवाब का इंतज़ार करता रहा, मगर 1 मिनट और फिर 2 मिनट गुजर गए और फ़ोन रखने की आवाज़ आई। फिर मैंने भी फ़ोन रख दिया, इस आस पर कि शायद इस सवाल का जवाब अगले दिन मिल जाए। फ़ोन पर जब शाज़ ने अपनी गंभीर आवाज़ में मशाल से मोहब्बत का इजहार किया, तो जैसे दिल धड़कना भूल गया। समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्या सोचा था, क्या हो गया। जिसको पागल बनाने का सोचा था, आज उसी ही की मोहब्बत में डूब चुकी थी। कुछ बोला ना गया तो फ़ोन रख दिया। तेज़ तेज़ चलती सांसों पर काबू पाया और फिर आंखों से आंसू टपकने लगे। आज वो हंसी नहीं थी, बल्कि आज तो वो रो रही थी, और ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे, जो मशाल बहुत कम ज़ाया किया करती थी। शाम में आलिया बेगम, रिबा और ज़बेरिया के साथ आईं। दोनों औरतें अलग कमरे में बातें करने लगीं, जबकि लड़कियां अलग बातें करने में लग गईं। अब आरिज़ आया तो औरतों ने उसे अपने पास बुला लिया। मशाल को हैरानी तो हुई, मगर वो खुश रही। रिबा और ज़बेरिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगीं और मशाल से बातें करने लगीं। असल भांडा उस वक्त फूटा जब फ़ज़ा बेगम ने मशाल और शाज़ की मंगनी का ऐलान कर दिया। 1 महीने बाद शादी की तारीख रख दी। मशाल की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई। उसने सोचा कि अब शाज़ को क्या फ़ोन करना, आमने सामने ही आंख बंद करके उसे आई लव यू कह दूंगी। शाज़ ने फ़ोन पर बहुत इंतज़ार किया, मगर न फ़ोन आना था और न आया। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर ही घर में मंगनी की रस्म अदा हो गई। शहर भी सारे कामों में आगे आगे थी। आरिस से थोड़ी नोकझोंक चल रही थी, मगर उसे आरिस थोड़ा बदला बदला सा दिखाई दे रहा था। अगर शहर काम कर रही होती तो वो तिरछी आंखों से देखने लगता। शहर ने आरिस की आंखों में एक अलग ही रंग देखे और बेवकूफ़ी से सोचा कि शायद बहन की जुदाई की वजह से यह हाल हो गया हो। शहर किचन में चाय बना रही थी। माइयों का दिन यानी रस्म का दिन था। आरिस पीछे से आया और शहर से कहा, कोई काम है तो बता दो। नहीं आरिस, मैं कर लूँगी। वैसे आज यकीन नहीं आ रहा है कि तुम भी किसी के काम आ सकते हो। हाँ, आ सकता हूँ। न सिर्फ तुम्हारे काम। क्यों, क्या मेरे और तुम्हारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं जो तुम आज इतने प्यार से बात कर रहे हो? शहर ने तंग किया। ताल्लुकात तो और भी बेहतर हो सकते हैं अगर तुम साथ दो तो। शहर इस बात पर झेप सी गई। आरिस ने प्याली हाथ में लेते हुए कहा, जवाब दो, साथ दोगी मेरा? कैसा साथ? शहर ने हाथ से प्याली लेने की कोशिश की तो हाथ आरिस के मजबूत हाथों में आ गया। वो बहुत प्यार से शहर का मरमरी हाथ छू रहा था। आरिस, छोड़ो ना, शहर ने शर्माते हुए कहा। पहले ये बताओ कि मेरा साथ दोगी? असल में वो क्या है ना, हम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं और मैं तुम्हें सताता भी हूँ, बहुत हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस बात को इनका इजाला यानी इसकी भरपाई कर लेता हूँ। और इजाला इस बात से हो सकता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। वैसे तो तुम जैसी लड़की से कोई शादी करेगा ही नहीं, इसीलिए मैं ही कर लेता हूँ, सवाब भी मिल जाएगा। आरिस ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? मैं तो तुम्हें बहुत बुरी लगती हूँ, पर अब काफ़ी अच्छी लगती हूँ। फिर उसने जेब से गजरा निकाला और उसके नाजुक हाथों में पहना दिया। पीछे से खकारने की आवाज़ आई तो शहर फौरन वहाँ से भाग गई, जबकि आरिस ने मशाल की तरफ आंख मारी, जिसका मतलब था कि काम बन गया। शादी के दिन ही शहर और आरिस की बात पक्की कर दी गई, जो कि दोनों के लिए काफ़ी खुशी का सबब थी। शादी के दिन मैरून और ऑफ वाइट गरारे में तमाम बहारों के साथ सजी मशाल
कलफ लगे शेरवानी सूट में पगड़ी लगाए शास के साथ बेइंतहा हसीन लग रही थी। खुशी उसके अंग अंग से छलक रही थी, जबकि शास को देखकर तो ऐसा लग रहा था वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। और बात भी सच यही थी, क्योंकि शास को मशाल के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो सिर्फ रुकैया को अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। उसका दिल तो सिर्फ अपनी महबूबा के नाम से ही धड़कता था। उसने ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार ही मोहब्बत की थी, और शाज़ ये मोहब्बत मशाल को नहीं दे सकता था। छोटे मगर साफ सुथरे कमरे में फूलों से सजी सेज पर मशाल बैठी अपनी किस्मत पर नाश कर रही थी, और शाज़ का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। वो तो रुकैया और अब्दुल क़य्यूम वाले मामले को बिल्कुल भूल चुकी थी। वो तो ये समझ रही थी कि शाज़ भी इस मामले को भूल चुका होगा। ये बात तो वो खुद कुछ दिनों के बाद शाज़ को बता देगी। वो फ़ोन पर होने वाली सारी बातों को याद करने लगी कि अचानक शाज़ कमरे में दाखिल हुआ। मशाल की पलकें अपने आप झुक गईं। शायद जैसे जैसे पास आता रहा, दिल तेज़ रफ्तार से धड़कता रहा। वो अपनी तारीफ में कहे गए जुमले सुनने को बेकरार थी, मगर ये क्या जो कुछ शाज़ ने कहा उसे सुनने के बाद मशाल का दिल चाहा कि वो ज़ोर ज़ोर से रोए या ज़ोर ज़ोर से हंसे। शाज़ क्या कह रहा था मशाल? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुमसे जो कह रहा हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और ना ही तुम्हें इस मोहब्बत का हकदार समझता हूँ। आज ही मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये सब बता दूँ जो मेरे दिल में कई दिनों से है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने माँ बाप और बहनों की खुशी के लिए की है। मैं मानता हूँ कि तुम बेइंतहा खूबसूरत हो, मगर खूबसूरती मेरी नज़रों में सब कुछ नहीं होती। शायद मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो, क्योंकि मैं प्यार किसी और से करता हूँ और करता रहूँगा। रुकैया ही मेरी ज़िंदगी है, मेरी कुल कायनात है। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी जायज़ ख्वाहिशों को पर पूरा उतर सकूँ, मगर मुझसे मोहब्बत मत मांगना, क्योंकि मैं शायद तुम्हें प्यार न दे सकूँ। रुकैया ने मोहब्बत शायद मेरी ज़िंदगी का हासिल है। रुकैया, मैंने रुकैया से मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत की है। अब तुम चाहो तो मुझे छोड़ भी सकती हो या समझौता कर सकती हो, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। अब तुम आराम कर सकती हो, मैं सोफ़े पर सो जाऊँगा। मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। शाज़ कहता हुआ सोफ़े की तरफ मुड़ गया। अब्दुल क़य्यूम एक कदम उनके मुंह से निकला था। शाज़ ने यह नाम सुनकर फ़ौरन पलटकर मशाल की तरफ देखा। मैं हूँ आपकी रुकैया। मशाल ने आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए कहा, क्या तुम वाकई रुकैया हो? हाँ शाज़, मैं ही आपकी रुकैया हूँ। और फिर उसने शाज़ को पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे अब उल्लू बनाते बनाते खुद आपकी मोहब्बत का शिकार हो गई। पूरी कहानी सुनने के बाद शाज़ खूब हंसा तो मशाल शर्मिंदगी से सिर झुका गई। शाज़ ने अपने हाथ से मशाल का चेहरा ऊपर किया और कहा, मुशी, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नाचना शुरू कर दूँ। पता नहीं मेरे खुदा को मेरी कौन सी नेकी पसंद आई जो उसने मुझे तुम्हारी झोली में डाल दिया। मेरे ख्यालों में नहीं था कि मेरी रुकैया इतनी प्यारी होगी। आज तो मैं तुम्हें साफ साफ कह सकता हूँ कि आई लव यू, आई लव यू। प्लीज़ अब मेरी बात का जवाब तो दे दो। आई लव यू टू, मशाल ने शर्माते हुए कहा। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से सुनकर शाज़ ने मशाल को अपनी बाहों में समेट लिया। अपनी मोहब्बत की निशानी उसके चेहरे पर जड़ दी। वो कान के पास बड़े जज्बे के आलम में बोल रहा था, मुशी, अब हम भी मोहब्बत की मशाल जलाएंगे, जिसकी रोशनी में हम दोनों को चेहरे जगमगाएंगे। और ये रोशनी सिर्फ उन लोगों का नसीब होती है जो दिल से मोहब्बत करते हैं, और हमने तो मोहब्बत की ही दिलो जान से है। वो बड़े जज्बे के आलम में कान के पास बोल रहा था, और मशाल को वो रोशनी अपने और शाज़ के चेहरे पर बखूबी नज़र आ रही थी, जो उनका नसीब बन चुकी थी।